95 बिग एफएम से हम हैं आरजे जिज्ञासा और हमारे साथ हैं बिहार की राजनीति के सबसे पुराने व्यक्तित्व जिनका चेहरा बहुत जाना माना है। और हमारे साथ हैं नंद किशोर यादव सर, जो कि स्पीकर हैं विधानसभा में। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद आपकी टीम को। सर, आपका सबसे यादगार मोमेंट विधानसभा में अब तक का कौन सा रहा है? देखिए, जब मैं विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था तो सभी लोगों ने, जी, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं विपक्ष के लोग हैं, सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने एक साथ मिलकर मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाया। ये मेरे लिए बड़े यादगार क्षण था। मुझे लगा कि पूरा सदन मेरे नाम पर सहमत हुआ है। जी सर, आपको जब पॉलिटिक्स में पहला अपॉर्चुनिटी मिला था तो आपने किस वजह से हाँक भरी थी? देखिए, सच ये है कि 1969 में ही मैं आरएसएस की शाखा में शामिल हो गया। तो सामाजिक कार्यों के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। और जब विद्यार्थी था मैं, तो उसमें जयप्रकाश जी का जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया मैं, और अपने इलाके के पटना सिटी छात्र संघ समिति का अध्यक्ष बन गया। तो उस छात्र आंदोलन की सक्रियता के कारण स्वाभाविक रूप से इस ओर रुचि बढ़ती गई। और जब ये आंदोलन समाप्त हुआ, या कहिए नया चुनाव हो गया 77 में, तब स्वाभाविक रूप से 78 में मुझे नगर निगम का पार्षद बनने का अवसर मिला। एक बार जब बन गया तो फिर उसकी ओर रुचि होनी स्वाभाविक है। राष्ट्रवादी विचारधारा का मैं आदमी था और उस दिशा में काम करने का एक अवसर मिल गया। तो इसको अगर थोड़ा सा नॉन कैजुअल, मतलब हाँ, उस भाषा में बोलें तो लहू मुँह लग गया टाइप का कुछ हो गया। ऐसा नहीं कहिए, विचार के अनुसार काम मिलता गया तो आगे बढ़ता गया। जी जी बिल्कुल। सर, कौन सी एक छोटी सी पॉलिसी है जो आपको लगता है कि लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है? एक पॉलिसी तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मेरा जो ध्येय था वो विकास। क्योंकि मैं जिस समय सामाजिक राजनीतिक जीवन में आया, उसमें बिहार के पिछड़ेपन मन को कहीं ना कहीं लगता था मन में, साहब आखिर हमारा राज्य क्यों पीछे रह गया। जी। देश के बाकी राज्यों में प्रगति की जो यात्रा देखी मैंने, तो अपने राज्य में भी वैसा हो, ये मन के अंदर ललक था। इसलिए जब भी ऐसे अवसर आए, जब मुझे सरकार में रहने का अवसर मिला या और भी कोई कारण रहे, तो मैंने इस दिशा में प्रयत्न किया कि विकास होता रहे। तो सर, अगर 25 साल के नंद किशोर यादव को एक सलाह आपको देनी पड़े, ऐसा कुछ हो जाए पैरेलल यूनिवर्स में, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आजकल का नौजवान राजनीति से अपने को दूरी बना के रखता है। जी। वो सोचता है कि राजनीति में लोग अच्छे नहीं हैं। जी। लेकिन मेरा मानना है कि जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का प्रभाव बना रहेगा। तो अच्छे लोगों को और नौजवान को, क्योंकि नौजवान, एक धारणा और समाज में है कि आज का नौजवान कल का नागरिक है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि आज का नौजवान आज का नागरिक है। जब अभी 2047 में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो उसमें देश का भविष्य कैसा हो, देश कैसा हो, देश की प्रगति क्या हो, ये हम देखने के लिए जिंदा नहीं रहने वाले हैं। उस नौजवान को भुगतना है उस 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर कि देश कैसा होगा। तो अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने देश का भविष्य बनाने के लिए इस क्षेत्र में नौजवान आगे बढ़े, आए, अच्छे लोग आए, ताकि देश की प्रगति गाथा लिखी जा सके। बहुत खूब सर। तो सर, आप किस स्लोगन या कोट को अपनी लीडरशिप जर्नी में फॉलो करते आए हैं? ये मैं तो एक ही बात जानता हूँ, क्योंकि मैं लगातार 7 बार से विधायक भी हूँ, पहले डिप्टी मेयर रहा, काउंसिलर रहा। तो मैंने एक ही बात संकल्प लिया मन के अंदर कि हम लोगों का विश्वास जीत के आगे बढ़ेंगे, और विश्वास जीतने के लिए आवश्यक है विकास का काम करिए और लोगों के सुख दुख में साथ दीजिए। तो मैंने इसी संकल्प को अपने जीवन में उतारने का काम किया। तो बहुत हुए सीरियस क्वेश्चंस, और सर को तो आदत है ऐसे सवालों की, पर आज हम थोड़ा कैंडिड हो जाएंगे सर के साथ। गेट कैंडिड विद जिज्ञासा में स्वागत है आपका। हमारे साथ कौन है बताने की तो जरूरत ही नहीं है, बिहार के काफी जाने माने राजनीतिज्ञ और बहुत पुराने व्यक्तित्व। सर, असेंबली की एक लाइन जो आपको रोज कहते कहते याद हो गई है? देखिए, विधानसभा में जो विधायक चुन के आते हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, और सब को जनता का समर्थन प्राप्त होता है, तब जीत के आते हैं। तो उन सबको संभालना ये बड़ा आसान काम नहीं होता है। लेकिन मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि जब मैंने प्रयत्न किया है तो सदन बढ़िया से चला है। और उसमें एक बात बार बार कहनी पड़ती है, भाई अपनी सीमा में रखो, और सबको अवसर मिलना चाहिए, और नियम के विपरीत जाने का कोई कोशिश ना करे। मैं इसकी लगातार कोशिश करता रहा, लोग मानते भी रहे।
और ये 2 लाइंस जो सर ने बोली वो तो हर इंसान के लिए लागू होती हैं। सर, पॉलिटिक्स के अलावा आपका फेवरेट स्ट्रेस बस्टर क्या है? देखिए, राजनीति में रहने वाले को तनाव तो होता ही होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सोना भी है। अगर नींद अच्छी नहीं आई तो आदमी बहुत काम नहीं कर सकता है। तो मैं रात में एक काम जरूर करता हूँ। एक, मैं भोजन के तुरंत बाद सोता नहीं हूँ कभी। भोजन के 1.5-2 घंटे बाद सोता हूँ। तो उस अवधि में मैं फिर कोई गंभीर काम नहीं करता। फिर मैं हल्के फुल्के टीवी सीरियल देखता हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, और भी इस प्रकार के। और मैं प्रतिदिन हास्य कवि सम्मेलन के कुछ कवियों के गीत सुनता हूँ। तो उसके कारण से स्वाभाविक रूप से हंसी आ जाती है, तो हमारा स्ट्रेस समाप्त हो जाता है। और मुझे सौभाग्य इस बात का प्राप्त ईश्वर की कृपा है कि मैं साउंड स्लीप सोता हूँ आज भी। तो सर, आप काफ़ी खुश इंसान हैं और एक वो कहते हैं ना, विनोदी प्रकृति के व्यक्ति भी लगते हैं। शायद इसलिए आपको कॉमेडी भी बहुत पसंद है। इसीलिए ना, स्वाभाविक है ना, जब मैं हंसता भी हूँ और हंसाता भी हूँ। और इसलिए इस उम्र में मुझे शुगर वगैरह नहीं है, ध्यान रहे। केवल इसलिए नहीं है कि मैं स्ट्रेस लेता नहीं, इसे दूसरे को देता हूँ। तो सर ने जीवन शैली के लिए 2-3 चीजें तो बता दी। एक तो कॉमिक रहिए, कॉमेडी कीजिए, ह्यूमरस रहिए, और दूसरा कि खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। आगे बढ़ते हैं। तो सर, आप स्पीकर तो हैं ही, लेकिन अगर आप रेडियो जॉकी होते तो आपके शो का नाम क्या होता? देखिए, क्या दुर्भाग्य है, नाम है मेरे पद का स्पीकर, उसको बोलना कम पड़ता है जी। तो इसलिए जॉकी बनने का मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बोलना पड़ता है। और मेरे पद को बोलना कम पड़ता है, सुनना ज्यादा पड़ता है। सर का सिर्फ डांटने वाला पोजीशन है। शांत हो जाइए आप लोग, सीमा में रहिए। ओके सर, चाय पे चर्चा या असेंबली में डिबेट, आपका कंफर्ट जोन क्या है? देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चाय पे चर्चा पे आदमी अंदर के मन की बात कह देता है जी, लेकिन जब असेंबली में जब डिबेट होता है तो मुझे माननीय सदस्यों के विद्वतापूर्वक भाषण सुनने का अवसर मिलता है। विषय की गहराई में कौन कितना जाता है इसका अंदाज लगता है कि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है। हर आदमी के सोचने का तरीका अलग अलग है, चीज़ों को देखने का तरीका भी अलग है। तो जो अपने समझ से जो विषय को रखता है व्यक्ति, तो बहुत कुछ ग्रहण करने का भी अवसर मिलता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को हम इंटरटेन करते हैं। जी सर, जिंदगी में सबसे मुश्किल डिसीजन कौन सा था जो आपको लेना पड़ा एज अ पब्लिक सर्वेंट? देखिए, सबसे मुश्किल समय था मेरे लिए 1990। 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां नहीं पैदा हुई, तो जब मेरा नामांकन हो गया, वॉल राइटिंग दीवार पे हो गया, लेकिन पार्टी ने फिर निर्णय लिया कि मेरे स्थान पर कोई दूसरा कोई लड़ेगा। और मुझे कहने के लिए उस समय के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आए थे, और जब उन्होंने कहा कि नंदकिशोर तुमको नहीं लड़ना है, पार्टी ने निर्णय लिया है, तो मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, लड़ना ही लड़ना है, दिखा देना है पार्टी को। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं एक जिम्मेवार कार्यकर्ता रहा हूँ, अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। पार्टी का निर्णय हो गया, मैं उस निर्णय के साथ जाऊँगा। और मैंने सहजता से वो विड्रॉ कर लिया नॉमिनेशन। वो मेरे लिए बड़ा कठिन समय था उसमें निर्णय करने का। एक तरफ मेरे समर्थक, मेरे परिवार, मेरा मित्र, और दूसरी ओर पार्टी का अनुशासन, पार्टी का निर्णय। सर, शायद आप बहुत ही लाइट हार्टेड इंसान हैं, इसलिए आप ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। सर, पॉलिटिक्स के बाद रिटायरमेंट का प्लान तो होगा ही, और अगर होगा तो लिखना, घूमना या कुछ और, क्या करेंगे आप? देखिए, मैं तो ऐसे भी केवल राजनीति में काम नहीं करता हूँ, मैं लगातार सामाजिक कामों से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और मैं मानता हूँ कि राजनीति में केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करना ही राजनीति नहीं है, लोगों की सेवा करना राजनीति है। जी जी। और इसलिए मैं लगातार ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हूँ। विकलांगों के बीच में काम करता हूँ, अभी ब्लड बैंक की स्थापना कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसे अनेक प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ हूँ। मैं रिटायर होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये मुझे नहीं मालूम, पार्टी को तय करना है। लेकिन अगर ऐसा अवसर मिला तो मैं सामाजिक काम में लगातार सक्रिय रहूँगा। बहुत खूब। सर, पटना में काफ़ी कुछ बदल चुका है, बदल रहा है। अभी डबल डेकर रोड जो है वो भी कल मिलने वाला है हम लोगों को। लगातार चेंजेस आ रहे हैं। आप पटना की जनता को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जब एनडीए की सरकार पहली बार 2005 में बिहार में बनी, तो मैं उस विभाग में पथ निर्माण विभाग का मंत्री था। जी जी। और मैं कह सकता हूं कि आज पटना में जो बड़ा परिवर्तन दिख रहा है आपको, फ्लाईओवर का दिख रहा है, सड़कों का दिख रहा है, पूरे बिहार में सड़कों का दिख रहा है, ब्रिजेज के दिख रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेरी भूमिका भी थोड़ी रही है। जी जी। क्योंकि मेरे ही कलम से स्वीकृत हुए सब। और लेकिन जो मेरा अनुभव आ रहा है कि हम थोड़ा सिविक सेंस का अभाव दिखता है।
मैं मानता हूं कि अगर अपना शहर है तो स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हम जहां तहां कुछ भी बेच देते हैं, डस्टबिन में नहीं बिकते हैं, तो थोड़ा अपने अंदर, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, घर को स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम उसी प्रकार, पटना भी हमारा घर है, उसको घर की तरह मान करके हम इसकी स्वच्छता पर ध्यान दें, जो नियम हैं, ट्रैफिक के नियम हैं, उसका पालन करें, तो मैं समझता हूं कि पटना और अच्छा होगा। सर तो सब कुछ बता ही दिए, तो बिल्कुल अपने घर की तरह ही पटना को ट्रीट कीजिए, क्योंकि घर तो बाद में है, पहले तो पटना है ना। और सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ और सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मैं आपसे मिल पाई हूँ, और बचपन से आपको देखती आई हूँ कहीं कहीं इवेंट्स में, बट दूर दूर से आपसे मुलाकात होती रही है। फोटो खिंचाने की तमन्ना थी, देखिए आज तो हम वीडियो ही बना लिए। क्या बात। थैंक यू सो मच सर अपना धन्यवाद।